ओके स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का जो क्लास होगा प्रोबेबिलिटी में होगा और प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोग समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है और बेस थ्योरम क्या है। आप अगर इसको कवर कर लेते हैं तो आप मानिए प्रोबेबिलिटी जो आपका टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक, इसका आप लगभग 45 से 55% कवर कर लेंगे। तो हम समझते हैं एक्चुअल में इलस्ट्रेशन से समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। सपोज दैट मैंने एक डाइस रोल किया, मैंने क्या किया, एक डाइस रोल किया, तो आपके दिमाग में तुरंत सैंपल स्पेस आएगा कि डाइस रोल करने के बाद हमें टोटल आउटकम्स क्या मिलने वाले हैं। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 और 6, दीज आर टोटल आउटकम्स गेटिंग आफ्टर रोल अ डाइस। एक जब हम लोग डाइस को रोल करेंगे तो ये आपको आउटकम्स मिलेंगे। अगर मैं आपसे सिंपल बोल दिया कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब आपने डाइस रोल किया है उसमें से ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर कि जो इवेंट में फेवरेबल टर्म है वो तो ऑड आपने बोला है 135, और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ दैट एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो आप यहां से सिंपल बोलोगे 3/6 यानी 1/2। बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया था आपको, सिंपल मैंने बोला कि जब हम लोग एक डाइस को रोल करने वाले हैं उसके बाद हमें ऑड मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने कहा कि हम जब डाइस रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे सर, उसमें से फेवरेबल आउटकम्स ये होंगे, तो प्रोबेबिलिटी सिंपल फेवरेबल अपॉन टोटल करके 1/2 आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है जिसकी आज हमें बात करना है। अगर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया, मैंने ये कहा कि मैंने डाइस को रोल किया है और मुझे ऑड मिल गया। जब मैंने डाइस को रोल किया है तो आफ्टर थ्रो द डाइस वी गेट ऑड नंबर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। मैंने कहा जब मैंने डाइस को रोल किया है, डाइस को रोल करने के बाद मुझे ऑड नंबर मिल गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्राइम नंबर हो। भाई ऑड नंबर भी तो प्राइम हो सकते हैं, बोलो। तो हमें जो ऑड आया है उसमें प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप कहोगे सर जो सैंपल स्पेस केस 1 2 3 4 5 6 था, अब हम इसको क्यों लेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा है कि जब मैंने डाइस को थ्रो किया है तो मुझे ऑड मिला है। कि सैंपल स्पेस तो हमारे लिए अब ये हो गया, क्या हो गया, ऑड आया है यानी 135, ये सैंपल स्पेस हो गया हमारे लिए। हम इसको क्यों सोचेंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना, कंडीशन दे रहे हैं कि जब मैंने डाइस को थ्रो किया है तो हमें ऑड मिला है। अब ऑड अगर हमें मिल गया है तब आप बताइए कि प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवेंट क्या है, प्राइम होना। इवेंट क्या है, प्राइम होना। तो हम इसी में से इवेंट को ढूंढ लेंगे ना, फेवरेबल टर्म, कि आपने कहा ऑड आया है तो ऑड में ही प्राइम आए होंगे, तो हमने कहा प्राइम तो 3 और 5 है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे फेवरेबल, फेवरेबल है आपका 2, टोटल, तो टोटल इसका नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 4 आपने इवेंट नंबर आने को तो मना कर दिया है, आपने सिंपल बोला है कि ऑड आया है, तो हम ऑड की ही बात करेंगे जो कि है 3, 2/3 इस केस में प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि जब हमें कोई भी सैंपल स्पेस होगा तो उस यूजुअल सैंपल स्पेस का यूज ना करके हम लोग जो भी कंडीशन होगी उसके माध्यम से जो भी सैंपल स्पेस हमारा सिंक हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, उसको हम लोग अब अपना फेवरेबल सैंपल स्पेस लेकर के उसमें से हम लोग फेवरेबल इवेंट के टर्म लिख करके और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमने कहा था यहाँ पे जब हमने डाइस रोल किया और हमें ऑड मिल गया है यानी एक इवेंट हो चुकी है, अब उस इवेंट में फेवरेबल आप बता दीजिए। अब इसको देखो हम लोग फार्मूले के तौर पे कैसे लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, सैंपल स्पेस आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 कब है, जब आपने डाइस को रोल किया है। 2 इवेंट है यहाँ पे, एक इवेंट ए, एक इवेंट। ये इवेंट क्या है बेटा, ए इवेंट है जब आपको ऑड मिला है, ये इवेंट हो चुकी है, ऑड आने का काम हो चुका है। अब जब ऑड आया है तो हमने पूछा क्या है, प्राइम। तो प्राइम आप बोलोगे सर प्राइम तो 2 3 और 5 होता है। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी आप बी बताना है कब बेटा, जब ए आपका हो चुका है।
बी प्राइम आप बता दो जब ऑड आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे लिखेंगे इसको? तो हम सिंपल इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या इसी को हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए। आप इसको मैच करिएगा इससे, ये जो मैंने ऐसे इलस्ट्रेशन दिया है और यहाँ से, तो जब हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर आएंगे? तो आप कहोगे सर 3 और 5, दो ही तो कॉमन है, तो यही तो न्यूमरेटर बनेगा हमारा। नंबर ऑफ ए टोटल कितना है? 3, तो 2/3। और हम लोग सिंपल यहाँ से भी समझ सकते हैं, तो हम लोग इसको जो है फॉर्मूला बना लिया है करके, राइट है ना? हाँ, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर ए और बी दो इवेंट हैं, ए आपका इवेंट हो चुका है, फिर आपका बी होना है, तो आप समझिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये ए है और ये बी है, तो ए का फेवरेबल पार्ट जो बी में है, अगर हम लोग बी के अकरेंस से कहेंगे तो ये हम लोग इस फेवरेबल की बात करेंगे। जब ए आपका ऑलरेडी हो चुका है तब आपका बी होगा, तो बी का वो पार्ट जो ए में है वो हमारा फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल बी का कौन सा पार्ट ए में होता है? जो ए इंटरसेक्शन वाला होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपका फेवरेबल होगा। और टोटल कौन है? जो हो चुका है, कौन सा हो चुका है? ए। तो आप यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं, लिखते हैं कि एक्चुअल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है। एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। समझिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। इफ A and B are two events related या associate related to random experiment, then the probability of A when B already occurred। जब B एक इवेंट है जो हो चुकी है, तब आप बताइए A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is occurred। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is given। B आपको जब गिवन है तब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। अगर हम इसकी बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्ड की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, राइट है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड या गिवन। और फार्मूला इसका क्या कहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इनका हम इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी और नंबर में रिलेशन क्या होता है, तो अगर यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये आपको आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में नंबर ऑफ एस आएगा, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एस आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ। सेम एज इट इज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरी और आप समझ सकते हैं। यहाँ से कोई भी सैंपल स्पेस है आपका एस, और ए और बी दो इवेंट हैं जो उससे रिलेटेड है, तो अगर ए ऑलरेडी हो चुका है, बी हो चुका है, कि बी इज अकर्ड, और उसमें से हम बात करते हैं ए का, तो ए का वो पार्ट जो बी में है, कौन सा पार्ट है? ये। यहाँ की हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में फेवरेबल है, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा? बी होगा। ये सैंपल स्पेस आपका नहीं काउंट किया जाएगा, सैंपल स्पेस बी काउंट किया जाएगा। तो
तो ये आपको समझ में आया होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन इसके करना आसान है। थ्योरी में अगर हमें प्रॉब्लम आती है तो डजंट मैटर, हमें कैसे इन्वेस्टिगेशन समझना है कि जो गिवन है उसी को हमें टोटल सैंपल स्पेस मान करके उसी में हमें फेवरेबल टर्म समझना है। इसका हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उस एग्जाम्पल को समझना है आपको। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस है जिसको 2 बार हम लोगों ने रोल किया हुआ है, एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयर इज ऑफ द 8। और हम ये बता रहे हैं कि हमने जब एक डाइस को 2 बार रोल किया है तो जो नंबर आए हुए हैं उनका जो सम है वो 8 है। ये हमने बता दिया कि जो सम है वो 8 है। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 हैज अपीयर एट लीस्ट 1। जो सम बना होगा उसमें 2 में से, भाई 2 डाइस होंगे, दोनों के आउटकम्स को ऐड करेंगे तो 2 में से कम 1 में 3 आया होगा। जिन 2 नंबरों को ऐड करेंगे उनमें से एक ना एक 3 हुआ होगा। तो आप कहोगे सर जो सैंपल स्पेस यूजुअल सैंपल स्पेस है दुनिया के लिए वो क्या होगा? 1 1 1 2 1 6। आप समझते हो एक में 1 आए, दूसरे में 1, एक में 1 एक में 2, है ना? या फिर आप 2 1 2 2 ऐसे करके 2 6। और आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स आएंगे। कितने आउटकम्स आएंगे? 36। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में कंडीशन लगाया। क्या कंडीशन लगाया है कि जब हमने एक डाइस को 2 बार रोल किया है तो सम 8 आ चुका है, ये हमने बताया है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि वो जो सम आया है उनमें कम से कम 1 में 3 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप कहोगे जो आपका रिस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस होगा सर, जिसको मैं S स्टार बोल रहा हूँ, वो क्या होगा? तो आप कहोगे सम 8 कैसे कैसे आया होगा, किन नंबरों को लिया गया होगा यहाँ पे? तो 1 के साथ कोई बना सकता है नंबर ऐसा जो 8 हो जाए? तो 1 के साथ 7 बनेगा, तो 7 आएगा नहीं कभी, तो 1 के साथ नहीं होगा। फिर 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है और 6 2 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब फर्स्ट में 2 सेकंड में 6 आए, ये आपको समझ में आया होगा। इन सभी का सम जो है 8 है। ये हमने इस सैंपल स्पेस का समझ में आया कि कंडीशन के बाद जो नया सैंपल स्पेस है वो ये बनेगा। अब इसमें से हमारा फेवरेबल कौन है? तो एट लीस्ट 3 अपीयर इन 1, कम से कम एक में 3 अपीयर हो। तो अपीयर किसमें 3 हो रहा है? दिस एंड दिस, यानी ओनली 2 ऐसे केसेस होंगे जिसमें से हमें 3 मिले। तो अगर मैंने अब प्रोबेबिलिटी पूछा इस केस की तो आपको सर फेवरेबल 2 टोटल 5, यही तो आंसर है 2/5। अगर अब मैंने कहीं पे यूज किया जो मैंने फार्मूला पहले बताया नहीं किया, लेकिन अब फार्मूला का हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं उसको हम लोग समझें कैसे यूज होगा फार्मूला। तो आपका टोटल सैंपल स्पेस ये है। इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड 2 इवेंट ए और बी है। एक इवेंट ए क्या है? एक इवेंट क्या है कि सम 8 आया, ये पहले ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है कि जो सम आया है वो 8 आया है। तो आप यहाँ पे देखो कौन कौन से ऐसे पेयर है जिसका सम 8 है। तो आप कहोगे सर ये आपने लिखा है 2 6 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 और 5 3 और 6 2। ये ऑलरेडी इवेंट अकर्ड हो चुकी है। अब इसमें से एक इवेंट है आपकी बी, और बी क्या है कि एट लीस्ट इन 1, इनमें से किसी एक में 3 अपीयर हो, तो उसकी भी हम लोग इवेंट यहीं से लिख लेंगे। तो वो कैसे आ जाएगा? तो आपको 3 आने के लिए सर जिसमें से 3 वाला जितना होगा वो तो पूरा आएगा। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, इसमें 3 पहले होगा। ये तो क्योंकि इनमें एक में तो 3 आ ही रहा है, फिर और भी हो सकते हैं। बिल्कुल 1 के साथ 3 आ सकता है, फर्स्ट में 1 लास्ट में, फिर 2 3 भी हो सकता है। यस 3 3 हमने लिख दिया, 4 3 भी तो हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है और 6 3 भी हो सकता है। अब फार्मूला समझना क्या है? फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी एट लीस्ट 3 आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। यही तो पूछा गया। प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 3 अपीयर्ड एट लीस्ट 1, एक में 3 आए। तो ये वाला कंडीशन आपकी इवेंट है बी, एक में 3 आए। सारे फेवरेबल टर्म इसमें लिखे गए हैं। और ये क्या कह रहे हैं? उनका सम 8 आया है, सम वाला लिखा गया है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही तो न्यूमरेटर बनता है। चाहे प्रोबेबिलिटी से चले जाओ या नंबर से आपको आसानी से समझना है। अब
अब यहाँ पे हमने फार्मूला का यूज किया, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन में आओगे, तो भाई 2,6 आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 3 है नहीं और इसमें सब में 3 है। ये आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें 3 है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं। तो आपको केवल 2 एलिमेंट हैं जिनमें इंटरसेक्शन में आए। डिनोमिनेटर नंबर ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ ए? 3 to 5। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से 2 और 5 और 2 ऑफ 5 क्या है बोलो? तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है हमारी इस केस में सही है। यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला का यूज किया और वहां पे विदाउट फार्मूला का यूज किए भी हम लोगों ने समझ में आ गया होगा ये आपको, राइट है। तो चलिए इसी तरह के बेसिक इलस्ट्रेशन है जिनको हमें समझना है और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस्ट। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को भी हम लोग इलस्ट्रेशन से ही पहले समझेंगे और उसकी थोड़ी बात। देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि ये है कैसे, वो हो जाएगा, फार्मूला आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। जैसे सपोज दैट ये एक रूम है और इस रूम में 2 बॉक्स हैं, बॉक्स फर्स्ट और बॉक्स सेकंड। सपोज दैट बॉक्स फर्स्ट में जो है बेटा 5 रेड और 3 व्हाइट बॉल है। जो बॉक्स सेकंड है इसमें से 4 रेड और उसमें मानिए आप चलिए 2 व्हाइट हमने, ठीक। और हमने कहा बेटा ऐसा रूम में जाइए, वहां पे ये सिचुएशन है, 2 आइडेंटिकल बॉक्स हैं इक्वली लाइक बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें से ये 5 रेड 3 व्हाइट 4 रेड और 2 व्हाइट करके बॉल्स रखी है। मुझे रेड बॉल आप निकाल के दे दो, तो कितनी चांस है कि वो रेड बॉल लाएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल फॉर दिस सिचुएशन? तो आप कहोगे हमें रेड बॉल चाहिए ना सर, प्रोबेबिलिटी फॉर द रेड, तो कैसे लाएंगे हम लोग रेड बॉल? उसके पास 2 ऑप्शन है रेड पाने के, क्या? या तो वो बॉक्स फर्स्ट से रेड ले या तो फिर वो बॉक्स सेकंड से रेड ले। आपकी बात सुने, या तो ऑप्शन इधर फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट सिलेक्टेड देन आफ्टर गेटिंग रेड, या बॉक्स सेकंड सिलेक्टेड एंड गेटिंग रेड बॉल। तो जब फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेगा उसके बाद रेड पाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप कहोगे सर इसमें टोटल तो 8 है और रेड कितने हैं? 5/8 4/टोटल। यहाँ पे रेड तो आप कहोगे 4 है रेड सर, टोटल है 6 तो 4/6 हो। फिर तो यहाँ पे हमने बोला क्या है कि पहले बॉक्स फर्स्ट फिर रेड, बॉक्स सेकंड फिर रेड, तो पहले सिलेक्शन तो करें 2 में से एक को, तो सिलेक्ट करने के भी तो प्रोबेबिलिटी है, तो पहले वो बॉक्स फर्स्ट को सिलेक्ट करें। तो सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 2 में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने का 1/2 वेज है। सिलेक्ट करें देन आफ्टर गेटिंग द रेड बॉल, फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हुआ 1/2 वेज से और उससे रेड बॉल आया कितने तरीके से 5/8। ये प्रोबेबिलिटी हो गई फर्स्ट बॉक्स से रेड फाइंड आउट करने। एक केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो सेकंड बॉक्स को सिलेक्ट करता, उसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। भाई 2 बॉक्स है ना, 2 में से एक बॉक्स सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 फेवरेबल बाय टोटल, और उससे वो क्या फाइंड आउट करें रेड बॉल। ये आपकी रेड बॉल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी होगी। कोई फार्मूला बताया मैंने? नहीं बताया, फिर भी आपने क्वेश्चन कर लिया। यहाँ से क्या आप कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द रेड बॉल के लिए आप 2 में से एक बॉक्स पहले सिलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग बॉक्स फर्स्ट देन आफ्टर यू गेट रेड बॉल। कब? जब आपका फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया, एक इवेंट हो गई है क्या सिलेक्शन इसका बॉक्स का, उसके बाद आप रेड निकाल लें, या फिर आप सेकेंड बॉक्स को सिलेक्ट करो और उससे आप रेड बॉल फाइंड आउट करो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लग रही है आपको साथ, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हुआ है उसके बाद आप रेड निकाले, सेकेंड बॉक्स फिर आपने रेड बॉल निकाला, मल्टीप्लिकेशन करो। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये आपको ऐसे करके, तो हम इलस्ट्रेशन से समझ चुके हैं कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती अगर समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स को और इंक्रीज कर, चलिए मैंने एक बॉक्स थर्ड बनाया और वहां पे मैंने सपोज दैट 3 रेड का और यहाँ पे सपोज दैट मैंने 1 व्हाइट बॉल का, और मुझे रेड चाहिए, तो आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रोबेबिलिटी फॉर रेड हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इस बार हम व्हाइट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग व्हाइट बॉल। तो आप कहोगे पहले हम बॉक्स फर्स्ट सिलेक्ट करें, बॉक्स
बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, फिर जब बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट हो गया है तब व्हाइट बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी, या फिर हम सेकेंड बॉक्स के पास जाएं और उससे व्हाइट बॉल फाइंड आउट कर लें, तो पहले सेकेंड बॉक्स सेलेक्ट करें और जब सेलेक्ट हो जाए तब व्हाइट निकालें, या फिर हम थर्ड बॉक्स के पास भी जा सकते हैं, थर्ड सेलेक्ट किया और जब सेलेक्ट हो गया तब हम उसको व्हाइट फाइंड आउट। बॉक्स फर्स्ट सिलेक्ट करने का, तीन में से एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/, और उससे व्हाइट बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी 3/, व्हाइट है 3, टोटल है 8, 3/। सेकेंड बॉक्स 1/3 और उसमें से व्हाइट फाइंड आउट करने की 2/6। थर्ड बॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या है थर्ड बॉक्स 1/3 बेस और उससे व्हाइट आने के 1/, व्हाइट है 1, रेड है 3, टोटल हो गया। ठीक है, आंसर आप व्हाइट बॉल फाइंड आउट करने के 3 बॉक्स। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें पता नहीं वो टोटल से है या बेस से है, कंडीशन से है, बट हम क्वेश्चन को समझ करके फील कर सकते हैं। यस, अगर रूम में ये सिचुएशन है तो हम जाएंगे, 3 बॉक्स अगर रखे हैं तो पहले फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। मैं फर्स्ट अगर सिलेक्ट कर लिया उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, देन आफ्टर फर्स्ट बॉक्स से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। और के केस में प्लस आता है, आपको पता है, तो ये केस हो या ये केस हो या ये केस हो, इनमें से कोई भी एक केस हो जाएगा तो हमारा रेड बॉल जो है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब यही पे बात समझना, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन का एक टर्निंग पॉइंट दे दूं, इस वाले को थर्ड टर्निंग पॉइंट अगर हम दे दें, क्या समझिए, सपोज दैट आपके पास 2 बॉक्स। अब हमने जैसे बच्चे को भेजा था कि आप रूम में जाइए, वहाँ पे 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, वहाँ से मुझे रेड लाइए। अब सपोज दैट बच्चा गया रेड बॉल ले आया और वो बाहर आपको दिखा रहा है कि सर हम रेड बॉल ले आए, सर हम रेड बॉल फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आप मुझे ये बता दो कि ये रेड बॉल मैं फर्स्ट बॉक्स से लाया हूँ। बात समझना, पहले हमने बच्चे को बोला कि रूम के अंदर जाइए और हमें रेड बॉल लाइए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बच्चा गया होगा फर्स्ट या सेकेंड में से एक बॉक्स को सिलेक्ट किया होगा, फिर उससे उसने रेड फाइंड आउट किया होगा। अब सपोज दैट रेड आ गया और वो आपसे पूछ रहा है कि मैं जो रेड लाया हूँ सर आप मुझे बता सकते हैं ये फर्स्ट बॉक्स से ही मैं लाया हूँ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि सर मैं रेड बॉल ले आया। अब आप मुझे बता दो कि बॉक्स फर्स्ट से होगी, तो आप कहोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। कैसे, तो आपको पता है ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फर्स्ट लिखा है ये फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने का ये इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द फर्स्ट बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी की इवेंट है। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे हम, उससे रेड फाइंड आउट करेंगे, या फिर सेकेंड बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और उससे रेड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और ये क्या है, तो आप जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि ए इंटरसेक्शन बी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी फर्स्ट बॉक्स का सिलेक्शन की इवेंट एंड सेकंड रेड बॉल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगा, वो लिखा जाएगा तो सिलेक्टिंग द फर्स्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। यानी ये दो केस हैं, इनमें से फेवरेबल जो आपका केस होगा ये न्यूमरेटर में आएगा। तो ये आपका जो केस है ये आ जाएगा बेस थ्योरम का, ये क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम का हो जाएगा। तो देखो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो बॉक्स है उसमें से जो बॉल आई है वो फर्स्ट बॉक्स से आई, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। तो आप कहोगे रेड बॉल फाइंड आउट करने का, तो आप कहोगे मैं फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करूंगा 1/2 रेड से, फिर मैं उससे क्या फाइंड आउट करूंगा, रेड बॉल। तो रेड बॉल फाइंड आउट करने के 5/8, या फिर मैं सेकंड बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, सेकंड बॉक्स सिलेक्ट करने का 1/2 पेज है, फिर मैं उससे रेड बॉल निकालूंगा जिसमें 4/, कितना हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी। और इनमें से एक इवेंट ऊपर जाएगी, कौन सी जाएगी, जो फेवरेबल है,
जो फेवरेबल है। तो फर्स्ट बॉक्स से रेड ये फेवरेबल है, तो फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे 1/2 में से, और उससे रेड आ रहा है 5/x से। ये आंसर है। अब ये है बायस थ्योरम का, लेकिन मैंने बेस भी नहीं बताया और आपने बेस का क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि बेस थ्योरम और टोटल साथ में ये है क्या, बात समझना। देखिए क्या है, टोटल और बेस साथ में कोई डिफरेंस नहीं। इफ E1 E2 En are mutually exclusive and exhaustive event and event A related to sample space S related to S, then probability of A की probability क्या होगी, इवेंट A की है तो क्या होगी। बात समझना, मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने कहा एक सैंपल स्पेस S है, उसमें से एक इवेंट E1, एक इवेंट E2, एक इवेंट E3, कोई इवेंट EI हुई और एक इवेंट है EN। इनसे सबसे एक रिलेटेड इवेंट है A एक ऐसी इवेंट है जो इन सब इवेंट से रिलेटेड है, E1, E2, E3, EN, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि जो एक्सक्लूसिव का मतलब है, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई भी दो इवेंट EI और EJ यहाँ से होंगे, उनका इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, 5 होना चाहिए। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, हालांकि इवेंट के टॉपिक में समझाया जाएगा। एग्जॉस्टिव क्या है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होगा यूनियन ऑफ ऑल दीज इवेंट इक्वल टू सैंपल स्पेस, यानी इन सब का अगर यूनियन कर दिया जाए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 EN, पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी सैंपल स्पेस के पार्टीशन कर दिए गए हैं इन एन इवेंट्स में, और ऐसे पार्टीशन इनके इंटरसेक्शन में कोई कॉमन नहीं है, और ये एक ए इवेंट है जो इन सारी इवेंट से रिलेटेड है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए सर ए का वो पार्ट जो E1 में है, ए का पार्ट जो E2 में है, ए का पार्ट E3 में है, कैसे आएगा, मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ए का फेवरेबल पार्ट जो B में है, तो आपने कहा इंटरसेक्शन डिवाइड में समथिंग, तो आप समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वही इंटरसेक्शन है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेवरेबल वाली प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी इसका इसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ए का पार्ट जो E1 में है, तो हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाए, E1 अकर्ड हो जाए, जब E1 हो जाए तो उसमें ए का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1। तो पहले तो आप इवेंट E1 हो और फिर जब E1 अकर्ड हो जाए तब ए हो, या E2 और फिर आपका A1। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट हो जाए फिर रेड बॉक्स आ जाए, बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट हो जाए रेड हो जाए, E1 हो जाए उसके बाद E1 में A हो जाए, फर्स्ट बॉक्स में से रेड आ जाए। इसी तरह से आप समझ चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI देन प्रोबेबिलिटी ऑफ N फ्रॉम EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम E। इसका सिंपल प्रूफ है, बिल्कुल इस ऐसे लिख देंगे तो ठीक है, 2 लाइन का प्रूफ भी है, तो उस पर नहीं जाएंगे, और इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम कंपैक्ट फॉर्म में, जहाँ पे I को आप वेरीज करा सकते हैं 1 to N। तो ये आपका जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी। तो समझ रहे हैं ये फार्मूला है, जबकि हमने क्वेश्चन कर लिया फार्मूला का यूज। अच्छा ये बेस थ्योरम की अगर हम बात करेंगे, बेस थ्योरम सिंपल यही है, E1 E2 E3 EN जो है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इवेंट है। और एक बात और है कि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जितने भी इवेंट है इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, जीरो नहीं होगी किसी।
तो जब हम लोग उसकी बात करेंगे बेस थ्योरम की तब भी यही सब रहेगा, लेकिन वहां पे मैंने क्या बताया कि आपका जो इवेंट ए है वो हो चुके, रेड बॉल आ चुकेगी, उसके बाद वो किस इवेंट में से हुई है, E1 इंटू एन में किस जो ए हुआ है वो किस में आया है, E1 इंटू EI किस में अकर्ड हुई है, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी किसी न किसी EI जब ए हो चुका है, तो ए जिसमें हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। मैंने रेड बॉल निकाला तो सेकंड बॉक्स से निकाला, तो सेकंड बॉक्स से निकाला इस बात की प्रोबेबिलिटी जब मैं रेड निकाला, तो आप सिंपल कहोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सर EI इंटरसेक्शन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपने अभी निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपका क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI देन आफ्टर A अकर्ड इन। तो अगर आपको टोटल आता है, कंडीशनल आता है, तो टोटल और कंडीशनल मिलकर बेस थ्योरम बन जाता है। बेस थ्योरम को हम लोग इनवर्स प्रोबेबिलिटी की इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए के अकरेंस के बाद ये पूछा जाता है कि जो ए अकर्ड हुआ है वो E1 इंटू E3 में से किस में हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, किसी EI की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये इसकी थ्योरी थी, और इससे रिलेटेड जो है इलस्ट्रेशन मैंने पहले समझाया, तो आपको लगा होगा कि सर थ्योरी समझना तो प्रॉब्लम है, बट इलस्ट्रेशन इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका एक मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, और अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लिखा अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5। एक है मैन है जो 5 में से 4 बार सत्य बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है, ट्रू बोलता है, फॉल्स बोलता है। ओके, ही थ्रो अ डाई, उसने एक डाई को थ्रो किया एंड रिपोर्ट, और उसने रिपोर्ट लिख दिया, रिपोर्ट किया क्या कि इट इज अ 4, कि वो 4 आया, उसने डाई थ्रो किया और वो 4 आया हो, तो आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल अ 4, वो एक्चुअल में 4 आया हो तभी वो बता रहा है कि 4 आया हो। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 4 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो 4 रिपोर्ट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बात समझना। तो अगर हम बिल्कुल दिमाग ना लगाएं तो आप कहोगे 4 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये है सर कि ही स्पीक ट्रू, यानी वो ट्रू बोले और फिर वो रिपोर्ट करे कि 4 आया है, बात समझना। जो रिपोर्ट में 4 रिपोर्ट करे, बात समझ आ रहा है। या फिर वो क्या करे कि वो फॉल्स बोले और फिर वो रिपोर्ट करे कि 4 आया है, जब वो फॉल्स बोले तो आप कहोगे ट्रू, तो ट्रू 4 में से 5 में से 4 बार ट्रू बोलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 होता है। और 4 कब आता है जब ट्रू बोलता है, आप बताइए कि जब आप डाइस फेंकेंगे और 4 एक्चुअल में आएगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 1/6, यही ट्रू। जब वो ट्रू बोल रहा है कि 4 आया है, तो जब 4 आया होगा तभी तो बोलेंगे ना। और फॉल्स, तो 4 में से 5 बार ट्रू बोलता है तो फॉल्स बोलने की 1 बार, 5 में से 1 बार 5। और यहाँ से फॉल्स रिपोर्ट करने का कि 4, तो आप कोई 4 को छोड़ के कोई भी रिपोर्ट कर दे, 1 2 3 5 6, तो कितने फेवरेबल आ गए 5/6। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से 4 रिपोर्ट करने की ये बात है, 4 जब हमें रिपोर्ट करना है, तो अगर हमें ये पूछा जाता है कि 4 कितने तरीके से वो रिपोर्ट कर सकता है, तो इतने तरीके से रिपोर्ट कर सकता है, और ये टोटल हो गया 4 रिपोर्ट कर सकता है। बट इसने क्या कहा, आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन और बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअल 4 आया हो तब उसने 4 रिपोर्ट किया, 4 आया हो रिपोर्ट किया हो, तो आप कहोगे ये हमारा 4 आया है, तो 4 आने की ये प्रोबेबिलिटी। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, तो इन्हीं में से एक लिखेंगे। ये बेस से कैसे हो गया, बात समझना, 4/5 1/6 1/5 5/6, ये तो डिनोमिनेटर में हो गया कि 4 आया, और जब 4 आया हो तभी उसने 4 रिपोर्ट किया हो, यानी ट्रू बोला हो, यानी ये वाला केस आएगा। ये वाले केस का मतलब 4/5 × 1/6। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर है क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए 5 और 6 आप एलसीएम लेंगे तो 5 6 कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 6 है ना, राइट। यहाँ से 4 और 5 कितना आ जाएगा 9, 4/9 आंसर होगा। ये तो मैंने सिंपल आपको समझा दिया। प्रोसेस से अगर जाना है तो आपको इवेंट लेना पड़ेगा, एक इवेंट ए लिया, एक इवेंट बी लिया, और एक सपोज दैट आपने इवेंट ले लिया ई। चलिए, तो ए इवेंट क्या है कि वाकई में जब 4 आया हो तब उसने किया,
गेट किया हो तब उसने मार्क किया और नोट किया हो कि यहाँ 4 आया है। व्हेन नॉट गेटिंग 4, जब वो 4 ना आया हो तब बता रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? तो आपसे जो पूछा गया है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या पूछा गया है? एक्चुअल में जो 4 आया था। एक सेकंड, मैन इज रिपोर्ट व्हेन गेट 4, रिपोर्ट व्हेन गेट 4। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? आपको यहां से किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? बोलो। आपको यहाँ पे देखिए, ये 4 है, ये इवेंट है जब 4 आए, ये इवेंट है जब 4 ना आए, ये इवेंट है जब उसने रिपोर्ट किया है। तो आपको चाहिए क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअल इज 4। यानी जब 4 आया है तब उसने 4 रिपोर्ट किया है। यानी जब 4 रिपोर्ट किया है कब? जब 4 आया हो। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी चाहिए? व्हेन 4 इज गेटिंग, जब ए आया हो और उसने रिपोर्ट किया। ये रिपोर्ट तो किया है कि 4 आया है, ये तो हो चुका है। जब 4 आया हो उसमें मिलता 4 आया हो, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ई डिवाइड में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या है? रिपोर्ट 4। और 4 को कितने तरीके से रिपोर्ट कर सकता है? जब वो ट्रू बोले और फिर रिपोर्ट करे। बोलो, जब वो इज ट्रू एंड रिपोर्ट 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू फॉल्स बोले और फिर वो रिपोर्ट करे कि ए आया। बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे फाइनल आंसर आपको यही आया। चलिए हम लोग इसको क्लास को यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग समझते हैं।